नमस्कार। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की योग्यता, कार्यकाल, उनके महाभियोग की प्रक्रिया और निर्वाचन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, जिसमें अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित किया गया है। राष्ट्रपति का पद संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जैसी कल्पना नहीं की थी, उससे कई गुना अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति संविधान की सीमाओं में ही अपनी शक्तियां अर्जित कर चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात की जाए तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास कर चुका हो और पागल, दिवालिया तथा न्यायालय में घोषित अपराधी न हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और यह स्थायी कार्यकाल है। समय से पूर्व उसे हटाया नहीं जा सकता। केवल कुछ परिस्थितियों में ही उसे 4 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकता है या वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, अथवा उसकी मृत्यु होने पर और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। संविधान के 22वें संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि 32वें राष्ट्रपति थे, वे लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसके पश्चात संविधान के 22वें संशोधन के द्वारा अब यह कार्यकाल 2 बार के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति अनेक उन्मुक्तियों का उपभोग करता है। महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अभियोग उस पर नहीं चलाया जा सकता और उसे अमेरिका के किसी भी न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। यदि महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाए तो संविधान के द्वारा एक निश्चित विधि के द्वारा ही यह महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव अमेरिका के व्यवस्थापिका के निचले सदन, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, उसके बहुमत से लाया जाता है। अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया में पहला चरण है महाभियोग का प्रस्ताव लाना, जो कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा लाया जाता है और उसके बहुमत के द्वारा उसे पारित किया जाता है। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद वह व्यवस्थापिका के उच्च सदन में जाता है, जिसका नाम सीनेट है, और सीनेट में उसकी सुनवाई होती है, महाभियोग के प्रस्ताव की जांच होती है। जब सीनेट महाभियोग की जांच का कार्य करती है, उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। संपूर्ण जांच के बाद यदि सीनेट में भी महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अमेरिका के इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। केवल एक बार राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, जो सिद्ध नहीं हो सका, और
एक और बार राष्ट्रपति निक्सन पर महाभियोग लाने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत ही कठोर है और सामान्यतः उसे उसके पद से हटाया नहीं जाता। राष्ट्रपति का निर्वाचन दुनिया के सर्वाधिक रोचक निर्वाचनों में से एक है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आज भी सिद्धांत रूप में अप्रत्यक्ष रूप से ही अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किंतु व्यवहार में अब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में ही परिवर्तित हो गया है। निर्वाचक मंडल का निर्माण इस निर्वाचन की पहली कड़ी होती है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसका केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन का ही कार्य होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इस निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने कांग्रेस के सदस्य होते हैं, अर्थात 535 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तथा 3 अतिरिक्त सदस्य कोलंबिया जिले के, इस तरह से कुल 538 सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं। यह संख्या उस संख्या के बराबर है जो कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों को मिलाकर के होती है। कोलंबिया जिला, जो कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को समाहित करने वाला जिला है, वहाँ से 3 अतिरिक्त सदस्य लिए जाते हैं। यह निर्वाचक मंडल केवल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बनाया जाता है और चुनाव के पश्चात इसे स्थगित या समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का अध्ययन हम इस रेखा चित्र के माध्यम से यदि करते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपति के पद के लिए विभिन्न दलों के द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। अमेरिका में मुख्य जो 2 राजनीतिक दल हैं वो हैं रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी। कुछ अन्य राजनीतिक दल भी हैं, वे भी अपने अपने प्रत्याशियों को राष्ट्रपति के लिए खड़ा करते हैं। विभिन्न दल जब अपने प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, उसके पश्चात चुनाव अभियान शुरू होता है और अमेरिका की सरकार के द्वारा एक निश्चित मात्रा में चुनाव अभियान के लिए खर्च किया जाता है। चुनाव अभियान विभिन्न प्रत्याशियों के बीच मीडिया पर गर्मागर्म बहसों के माध्यम से होता है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार और समर्थन करते हैं। निर्वाचक मंडल का निर्माण यह तीसरी कड़ी है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अमेरिका के 50 राज्य और 1 कोलंबिया जिले में कुल 538 सदस्य इस निर्वाचक मंडल में होते हैं और प्रत्येक राज्य से निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने हर राज्य से प्रतिनिधि सभा और सीनेट के मिलाकर के सदस्य होते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में किसी राज्य में अधिक तथा किसी में कम सदस्य हो सकते हैं। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए एक निश्चित नवंबर में एक निश्चित दिवस पर मतदान करता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा किए गए मतदान में मतों की गणना सूची पद्धति के माध्यम से होती है। यहाँ
हम देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं, अमेरिका का जो मतदाता है, वो अपने अपने राज्यों के निर्वाचक मंडल के लिए मतदान करता है। कुल निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 और ये प्रत्याशी हैं। रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशी। इस प्रकार मतों की गणना यह अपने आप में एक बहुत ही रोचक तरीका है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली का अनुकरण इसमें किया जाता है। सूची प्रणाली का अर्थ यह है कि किसी राज्य में यदि किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिल गया है, तो उस राज्य के पूरे मत उस बहुमत वाले दल की झोली में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी राज्य में निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य हैं और 20 में से यदि 11 ने रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में मत डाला है, तो शेष 9 भी, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के मत थे, वो 9 भी रिपब्लिकन पार्टी के पास चले जाएंगे। इस तरह पूरे के पूरे 20 मत उस राज्य के बहुमत दल के पास चले जाते हैं। इस तरह से निर्वाचक मंडल के मतों की गणना के समय ही यह तय हो जाता है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसका कारण ये है कि निर्वाचक मंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को ही चुना जाता है और ये प्रत्याशी ही राष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के प्रत्याशी को मत देंगे, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। किंतु यह एक नियम नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने अपने दल के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, वरन दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट दे दिया। किंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सामान्यतः जीतने वाला जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य लोग हैं, वे सब के सब अपने ही दल के प्रत्याशी को वोट दे करके उसे जीत दिला देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कुल 270 मतों की आवश्यकता होती है, जो कि 50% से एक अधिक है। किसी भी उम्मीदवार को यदि 270 मत प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो प्रतिनिधि सभा के द्वारा फिर से अधिकतम मत प्राप्त 3 उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाला जाता है और इस समय प्रतिनिधि सभा एक राज्य एक मत के आधार पर अपने वोट डालती है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधि सभा में कुल 50 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और हर राज्य में जिस दल के प्रतिनिधि बहुमत में होते हैं, उस दल का एक वोट मान लिया जाता है। इस तरह से कुल 26 वोट जिस भी राजनीतिक दल को मिल जाते हैं, उसी दल के प्रत्याशी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। सूची प्रणाली की इस प्रक्रिया में ऐसा भी होता है कि संपूर्ण मतदाताओं का बहुमत जीतने वाले प्रत्याशी को नहीं मिलता और
जो प्रत्याशी कई बार जीतता है वह हारने वाले प्रत्याशी से कम वोट भी प्राप्त करता है। अभी हाल ही में 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन संपन्न हुए हैं और अभी तक केवल निर्वाचक मंडल ने अपने मतों का प्रयोग करके और राष्ट्रपति को सुनिश्चित कर दिया है। और इन चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन 306 मतों के साथ जीत हासिल की है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनको अच्छे मतों के अंतर से हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को कुल 232 स्थान हासिल हुए। जो बिडेन को जीतने के लिए 270 मतों की आवश्यकता थी, किंतु उनको 306 मत मिले हैं। जो बिडेन के साथ जो उपराष्ट्रपति हैं वे भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस की मां भारत के तमिलनाडु राज्य की प्रवासी भारतीय हैं। अमेरिका के इस 2020 के चुनावी नक्शे को देखने से ज्ञात होता है कि मध्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताया, जबकि पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी अमेरिका में जो बिडेन को अधिक मत प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के संविधान के भूगोल के समय जब हमने चर्चा की थी, तब हमने ये देखा था कि पूर्वी अमेरिका में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और यहाँ हम देख सकते हैं कि अधिक घनत्व वाले इस जनसंख्या के क्षेत्रों में जो बिडेन ने अधिक मत हासिल करके और डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि 306 और 232 अर्थात सीटों का अंतर बहुत अधिक है, किंतु यदि वोट प्रतिशत पर अब यदि हम नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि वोट के प्रतिशत का अंतर अधिक नहीं है। जो बिडेन को 306 सीट मिले, किंतु कुल मतदाताओं का केवल 51.4% मत उनको मिले। डोनाल्ड ट्रंप को केवल 232 वोट मिले, सीट पर वोट मिले, किंतु उनके जो वोट का प्रतिशत है वो 46.9% है। इस तरह से वोट का जो प्रतिशत है वो उसका अंतर बहुत अधिक नहीं है, किंतु सीटों का जो अंतर है वो बहुत अधिक है। लिबर्टेरियन पार्टी के जो जॉर्गनसन को 1.2% मतदाताओं ने वोट दिया और होवी हॉकिंस जो कि ग्रीन पार्टी के हैं और अदर कैंडिडेट्स, इस तरह से जो मुख्य मुकाबला था वो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में था और ऐसा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही हो रहा है। आने वाली 20 जनवरी 2021 को जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। 20 जनवरी प्रति 4 वर्ष बाद यह निश्चित तिथि है जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति किस वर्ष में निर्वाचित होगा, इसको समझने का एक फार्मूला यह भी है कि जो लीप ईयर होता है, अर्थात जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, उसी वर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे 2020 में यदि 4 का भाग दिया जाएगा तो वह पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक लीप ईयर में अमेरिका के राष्ट्रपति का
निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बहुत आलोचना की जाती है, क्योंकि इस सूची प्रणाली के माध्यम से फेयर इलेक्शन या सही मतदान नहीं हो पाता। जिस प्रत्याशी को कम वोट मिले हैं उसके मतदाताओं का प्रतिशत अधिक हो सकता है, और जिसे मतदाताओं ने कम वोट दिया है उसको सीटें अधिक मिल सकती हैं। पिछले निर्वाचनों में भी हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से अधिक मतदाताओं ने पसंद किया था, किंतु फिर भी उनको कम सीटें ही मिल पाई, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे। इस प्रकार से अमेरिका के निर्वाचन पद्धति की एक सबसे बड़ी आलोचना यही है कि अल्पमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है और सामान्यतः बनता भी है। निर्वाचक मंडल का होना या नहीं होना अब कोई बड़ी बात नहीं है, और एक प्रकार से निर्वाचक मंडल निरर्थक हो गया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रत्यक्षतः जनता ही प्रत्याशी के आधार पर चुनती है। अमेरिका में सूची प्रणाली के आधार पर जो वोट होता है उसमें छोटे राज्यों की उपेक्षा होती है, तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्य ही यह निश्चित कर देते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूर्वी अमेरिका में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, और अधिकांश मामलों में पूर्वी अमेरिका के यही राज्य ये तय कर देते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। प्रतिनिधि सदन द्वारा जब किसी भी राष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिलता है तो भिन्न निर्णय सामान्यतः दिया जाता है। हो सकता है कि मुख्य चुनाव में जिस प्रत्याशी को अधिक मत मिले थे, प्रतिनिधि सदन के द्वारा जब चुनाव किया जाता है तो किसी अन्य प्रतिनिधि को ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है। एक और आलोचना यह भी है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों की मतदान में स्वतंत्रता रहती है, और वे कई बार क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जिसका अर्थ यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे देता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सदस्य है वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट दे देता है। वहाँ पर किसी पार्टी विप का कोई भी प्रचलन नहीं है। इस प्रकार से दलीय अनुशासन का वहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की चाहे कितनी ही आलोचना, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की आलोचना बहुत की गई है, किंतु अभी तक उसके सुधार की कोई भी पहल कांग्रेस ने कोई कानून बना करके नहीं की है। किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए सुधारों की महती आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।